पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, जिस टॉपिक का नाम है भारत के संपूर्ण गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके प्रमुख कार्य। एक ऐसा अध्याय है जहां से आपकी भर्ती परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एक तैयारी कर रहे होंगे, लगातार जुड़े हुए होंगे, चाहे सरकारी शिक्षक बनने के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती, जिसमें पेपर फर्स्ट में भी है और एसएसटी में भी है, माने दोनों को पढ़ना है। अगर आपको जूनियर में शिक्षक बनना है या प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा, वहां पे भी आधुनिक भारत के इतिहास में आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसआई, लेखपाल, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में जहां पर आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है, वहां पर आपके सामने एक टॉपिक पढ़ने और देखने को मिलता है जिसका नाम है भारत के गवर्नर जनरल और उनके प्रमुख कार्य। यहां से आपके परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते चलेंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के देश हित में, राष्ट्र हित में है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जैसे आप जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सारे पॉइंट को एकदम नोट डाउन करते चलिएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा। अगर आप लगातार मेहनत से पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए ये टॉपिक, ये सीरीज आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आइए एक एक करके इनके बारे में अध्ययन अध्यापन करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात कर लेते हैं। गवर्नर जनरल क्या है? गवर्नर जनरल, यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिखूँ रहा हूँ, बाकी सबकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलने वाली है। गवर्नर जनरल, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेकर 1772 तक बंगाल में 4 गवर्नर रखे, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर मद्रास और बंबई के गवर्नरों को उनके अधीन कर दिया गया। फिर आगे करके देखेंगे एक एक करके कैसे ये प्रक्रिया चलती है। फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो हमारे सामने है, जो हमें एक एक करके पढ़ना है, मैं इनके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का गवर्नर, लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ आइए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से लेकर 1772 तक 4 गवर्नर बनाए। कौन कौन? पहला लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1760 तक, फिर बरलास्ट 1767 से 69 तक, कार्टियर 69 से 72, वारेन हेस्टिंग 1772-74 नियुक्ति की गई। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। माने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर उनके अधीन कर दिए गए और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस प्रकार बनते हैं। 1833 तक चार्टर एक्ट के प्रावधान के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब हम चलते हैं कि एक एक टॉपिक को एक एक लोग को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। छोटा दिख रहा है, जूम करिएगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर है। ये क्लास लंबी होगी, शायद 1 घंटे 2 घंटे की हो सकती है, लेकिन आप क्लास में बने रहिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी एक रेस के घोड़े हैं। चलिए चलते हैं पुनः हम अगले टॉपिक की तरफ। पहला हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ये 1757 से 60 तक थे। दोबारा ये 1765 से 1770 तक थे। इनके समय क्या क्या प्रमुख काम हुए, आइए उन पर भी हम लोग एक निगाह डालते हैं। इनके समय 2 बातें हुई। कार्य क्या है? बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना। इन्होंने क्या किया? बंगाल के द्वैध शासन की स्थापना किया, सबसे बड़ा जो काम था इनका। दूसरा अगर हम लोग देखें इनके अलावा कौन सा काम इन्होंने किया, तब आता है आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि। यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसके अलावा जो लॉर्ड क्लाइव थे, इनके समय और हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। कॉपी कलम लेकर बैठे हैं ना? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ था? 1757 में। तो इनके समय काम हुआ था। किसी समय? लॉर्ड क्लाइव। यहां पर सुजाउद्दौला तथा मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद में संधि। तो इलाहाबाद में जो संधि हुई थी, ये शाह आलम द्वितीय और किसके साथ थी? सुजाउद्दौला के साथ थी। बंगाल में द्वैध शासन। इनके समय श्वेत विद्रोह हुआ था। कौन सा? श्वेत विद्रोह लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया। एक प्रश्न आता है कि किस व्यक्ति ने कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया?
तो जरा कोई बता सकता है जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि कौन ऐसा था? तो वह था लॉर्ड क्लाइव। जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको एचडी में दिखाई देगी। हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला जो आपके सामने है वो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब अगला है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसके पहले हम लोगों ने कितने लोग को छोड़ा? लॉर्ड क्लाइव के बाद बरेलास्ट को पढ़ना था, उसके बाद हमें किससे पढ़ना था? कार्टियर को। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसको हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग। इसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में जानते रहिएगा। ये 1774 से लेकर 1785 इसके अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। वारेन हेस्टिंग अगर देखा जाए उस तरह से तो ये 1772 वारेन हेस्टिंग जो है वो 1772 से 1785। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जो वारेन हेस्टिंग था ये राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थापित किया। एक टॉपिक इसके लिए महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी है। फिर 1774 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जी हाँ सभी के लिए, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो जरूरी है आपके लिए जानना कि 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एकदम इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर दूं। चलिए भैया, कुछ लोग साफ दिख रहा होगा भैया, आप लोग थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए। फिर हमने ये देखा कि उच्च न्यायालय की स्थापना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। दो महत्वपूर्ण हो गए। पहला, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाकर फांसी की सजा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने किया था? इन्होंने किया था। 1781 में कोलकाता में मदरसे की स्थापना। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथ ढक्कन ने की थी। ये इतना की पॉइंट ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़े परिवर्तन के साथ या हूबहू। तो यहां तक आप लोग उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं कुछ बातें आपको बताता चल रहा हूं, वो आप उसे लिखते चलिएगा। ठीक है, आइए आप लोग यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। एक नज़र में संपूर्ण बंगाल के जौन देखिए, इसने न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं। वारेन हेस्टिंग को क्या कहते हैं? न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। किसका? न्यायिक सेवा का इसे जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी, एक दीवानी न्यायालय का इसने स्थापना किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कलकत्ता में 74 में चलकर ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन 26 लाख रुपए को ये बंद कर देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग पर इंग्लैंड में आगे चलकर महाभियोग भी चला जाता है। ठीक है, रेवेन्यू को स्थापना करता है। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट के समय रोहिल्ला युद्ध होता है इसके शासनकाल में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि 1772 में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करता है। 1772 में ये बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था है इसे समाप्त करने का भी काम करता है। 1772 में क्या करता है? द्वैध शासन जो व्यवस्था है इसे भी समाप्त करने का काम करता है। हम बढ़ते हैं अगले गवर्नर जनरल की तरफ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले गवर्नर जनरल के पास। ठीक, अगर आपको साफ नहीं दिखा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा साफ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जूम कर देना, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं जूम कर दिया, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले गवर्नर की तरफ। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं थोड़ी बातें। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यहाँ पे ये 1786 से लेकर 1793 तक, तथा फिर आगे चलकर ये 1805 में। यहाँ पे दो चीज़ हम लोग को देखने को और पढ़ने को मिलेगा, जो एक एक करके क्रमवार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर जाने से क्या क्या काम थे? काम तो बहुत है, यहाँ पे दो दिख रहा है। क्या क्या? 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की। भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में जो सिविल सेवा है इसका जनक अगर कोई देखा जाए तो कौन माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस माना जाता है। कौन माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस माना जाता है। एक बात। दूसरी बात जो आपके लिए है महत्वपूर्ण, जो परीक्षा उपयोगी है, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए, अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो हम भी आपको शॉर्टकट में ही पढ़ा के तब खत्म कर दें। ठीक है, जितनी विस्तृत व्याख्या की जा रही है आपके लिए। फिर हम आगे देखेंगे कि इसने भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है।
कॉर्नवालिस कोड का इसने निर्माण किया था कब? 1700, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 1773, 93 सही है, 1793 में, ठीक है। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का इसने निर्माण किया था। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकाली अदालतों की इसने स्थापना किया था। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार में इसने रोक लगा दिया था। जिला प्रशासन का समस्त अधिकार उन्होंने कलेक्टर को दिया था, ठीक है। किसको? कलेक्टर को दे दिया था। अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त को इसने लागू किया जो महत्वपूर्ण है। इसमें भू राजस्व जो था इसका 90% कंपनी, भू राजस्व का 10% जमींदार। किसका? भू राजस्व का, भू राजस्व का, माने भू राजस्व का 90% कंपनी और 10% जमींदार को मिलता था, ठीक। किसको? जमींदार को। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, यहां से कोई दिक्कत? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। आज की क्लास आपको जीवन में यादगार होगी जब परीक्षा हाल में जाएंगे। यहां से आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न से ज्यादा आएंगे। अगला है आपके सामने, यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि इन्होंने न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया। 4 भ्रमणशील अदालतों का स्थापना की। चारों का नाम मैंने बताया, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और एक बिहार में। 3 यहाँ पे कौन कौन थे मैंने बताया, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, और एक बिहार में क्या था? पटना, यहाँ पटना था, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। अगला जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सन जॉन सोन। सन जॉन सोन 93 से 98 तक थे। इनका बहुत ज़्यादा कार्य नहीं था। ये अहस्तक्षेप की नीति द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का उन्होंने अनुसरण किया। इन्होंने खुर्दा युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण इनके समय में हुआ था, खुर्दा युद्ध, लिख लीजिएगा, खुर्दा युद्ध। खुर्दा युद्ध कब हुआ था? 1795 में। निजाम तथा मराठों के बीच, किसके बीच? निजाम व मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था। कहां पे? 1795 में। तो यह बात आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए, यह बात आप लोग भली भांति जानते रहिए, ठीक। कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करिएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। मैंने आपसे पहले बताया था कि संपूर्ण गवर्नर जनरल आपको एक ही वीडियो लेक्चर में उपलब्ध होने वाला है, जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग इसे चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक है। ये स्वयं बंगाल को शेर कहता था, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये स्वयं को बंगाल का क्या कहता था? शेर कहता था। और इसने सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वह 3 डॉट बिंदु पर क्लिक कर कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो आपको पूरी तरह से एचडी में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी हां, जिसको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है वो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो पूरा साफ एचडी में आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक। फिर हम देखेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801। फिर है आपका बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804। ये आपके महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हैदराबाद 1798 में है, और फिर हैदराबाद 2 बार है, एक बार 1798 में, दूसरी बार 1801 में है। यह बात भी आप लोग जानते रहिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। फिर तंजौर भी 99, मैसूर भी 99, दोनों 99 में है। अवध 1801 में है, मराठा 1802 में है। मराठा नहीं दिया ना, मराठा 1802 में है, मराठा 1802 में है। पेशवा 1801 में है। भोंसेल बरार भोंसेल, ये 1803 में है, ठीक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब प्रश्न आता है कि कौन सा युद्ध? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो प्रश्न उठता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ था? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था।
किनके बीच हुआ था, एक प्रश्न है आपके बीच। तो ये मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, इसमें वीरगति हुआ था। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान इसी युद्ध में मारा गया था। किस युद्ध में, इसी युद्ध में मारा गया था। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दूसरा है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसने क्या किया था, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया था, जो आपके लिए परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका नाम कोलकाता हो गया। सहायक संधि इसने शुरू की थी। यहां पे कई प्रश्न आते हैं। यह स्वयं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था, 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हुआ था। कब हुआ था, 1803 से 5, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, ठीक। चलिए हम आगे चलते हैं अगले के तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी, कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली ने कराई थी। इसका शासनकाल कब से था, 1798 से 1805 तक था। कोई दिक्कत किसी को? यहां से आपकी परीक्षा में 2 से ज्यादा प्रश्न आएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, अगले गवर्नर जनरल की तरफ। अगला गवर्नर जनरल आपको दिखाई दे रहा होगा, सर जॉन्स वार्लो। देखिए इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। जिन्होंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया उस सभी को पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सर जॉर्ज वार्लो, अगर सर जॉर्ज वार्लो की हम बात करें, इनका बहुत बड़ा कोई काम नहीं था। इन्होंने 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह से संबंध था, ठीक है, बस इनका इससे ज्यादा कोई काम नहीं था, ठीक। चलते हैं और आगे। अगला जॉर्ज वेलो को देख रहे हैं ना, फोटो की देखिए, फोटो आपको सामने दिख रही है, ये बहुत बड़ी चीज है, पीपीटी आपको मिल जाएगी सभी लोग। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम, मोस्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका भी बहुत बड़ा कोई काम नहीं होता, ये 1807 में आते हैं, तक रहते हैं। और अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में। अगर अमृतसर की संधि की हम बात करें तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों की मध्य हुई थी, या पूछा जाता किसके मध्य हुई थी, तो रणजीत सिंह की हुई थी। और किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के मध्य, ठीक है। उनकी फोटो तो आप देख ही रहे हैं। 1813 में चार्टर एक्ट इन्होंने पारित किया। इसके काम थे पारसिया के शाह के साथ संधि, किसके, पारसिया के शाह के साथ संधि। तो इनके 3 बड़े काम थे, अमृतसर की संधि, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1813 में चार्टर एक्ट इन्होंने पारित किया, परसिया के शाह के साथ इनकी संधि हुई, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहां से अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज खत्म हो जाएगा संपूर्ण। अब लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में शायद आप लोग को पता होगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23, 10 वर्षों तक था। इसके बारे में देख लें, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध कब से कब हुआ था, 1814 से 16 तक। आंग्ल नेपाल 1814 से 16 तक, कौन सा, आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर सुगोली की संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ। यहाँ पे सुगोली को हम संगोली कभी कहते हैं, इसे किताबों मिल जाता है। संगोली का संधि ये कब हुई थी, 1816 में। संगोली की संधि कब हुई थी, ये 1816 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन इस समय हुआ था। प्रेस के प्रति उदार रवैया अपनाया गया, प्रेस के प्रति उदार रवैया अपनाया गया। मराठा शक्ति की अंतिम रूप से समाप्त किया गया। जो मराठा शक्ति थी यहां पर इसे अंतिम रूप से समाप्त किया जाता है। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 तक चली थी, यहाँ पे कंपनी के साम्राज्य में विलय भी हो गया था। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818, 1818 में बंबई प्रेसिडेंसी की यहां पर स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधिया के साथ संधि हुई थी इनकी, कब, 1817 में। बंगाल में टेनेसी एक्ट लागू हुआ था 1822 में, इन्हीं के शासनकाल में टेनेसी एक्ट
ठीक। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यार वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लॉर्ड हमास्ट हमास्ट जो है, इनके बारे में थोड़ी बात हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 1823 से 1828 लगभग 5 वर्षों तक थे। कितने वर्षों तक थे? 5 वर्षों तक थे। अब इनका कार्य क्या क्या था? बहुत बड़ा कार्य नहीं था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक का था। बैरकपुर का विद्रोह 1824 में महत्वपूर्ण था। और अंग्रेजों एवं बर्मा के बीच यांडबू का युद्ध की संधि, यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। इनके 3 काम ऐसे थे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जी नहीं, किसी भी गवर्नर जनरल का कोई कार्यकाल निर्धारित यहां पर नहीं होता था, ठीक, ये उनके ऊपर रहता था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से परीक्षा में आपके प्रश्न जरूर आते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंग क्या था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ये 1828 से 1835 तक थे। 1828 से ये 35 तक थे। यह पहले व्यक्ति थे जो भारत के गवर्नर जनरल हुए। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये क्या है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। मैंने ऊपर बताया था कैसे। अगर गवर्नर जनरल की बात करें, इसके पहले बंगाल के गवर्नर होते थे। जो बंगाल गवर्नर होते थे कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, हलवेल, वेंसीटार्ट, वरलास्ट, कटियार, वारेन हेस्टिंग, ठीक। अब बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, ये बंगाल के गवर्नर थे। फिर बंगाल गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग होता है, सर जॉन मैफर्स होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सन जॉनसो, लॉर्ड वेलेजली, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हम्स्ट, ये क्या थे? ये सब आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लेकिन अब यहां से 1828 से भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जिसमें लॉर्ड विलियम बेटी, चार्ल्स मैडफॉक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एनोबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ये होते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक। दूसरी बात, इनके कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। शिक्षा के संबंध में आंग्ल प्राच्य विवाद बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा। इसके लिए शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1833 में चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाला प्रश्न है ये। 1829 में सती प्रथा पर रोक, लॉर्ड विलियम बेटिंग ऐसा व्यक्ति था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाया, ठीक। अब 1829 में 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठगी प्रथा समाप्त की गई कब? 1830 में। प्रश्न पूछा जाता है। फिर आगे बेलूर का, मतलब यहां पे देखिए कोलकाता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया। फिर वेल्लूर में 1806 में सैनिक विद्रोह, जब वो मद्रास का गवर्नर था तभी। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया, ठीक। इसके बारे में और कुछ बातें हैं जो आपको लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इसने आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसने विलय किया मैसूर का, विलय किया मैसूर का 1831 में। फिर इसने विलय किया कछार का 1834। ये विलय थे दोनों, क्या है? इसने विलय किया। मंडलायुक्त डिवीजन कमिश्नर की नियुक्ति इसने पहली बार की। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी 1835 में। 1835 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इसने क्या किया कि अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बनी। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल प्राच्य विवाद यहां पर शुरू हुआ। सरकारी सेवाओं में भेदभाव की पूर्ण नीति समाप्त हुई और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट लागू किया गया। इसी समय लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट यहीं से लागू होती, इसी से प्राच्य आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू होता है। यहां से क्या होता है? आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू होता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत?
चलिए, अगला है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में कोई बहुत विशेष नहीं है। ये 1835 से 36 तक थे, एक साल के लिए थे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इन्होंने प्रेस पर से नियंत्रण हटवाया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इंग्लिश एजुकेशन का जनक माना जाता है, सही कहा आपने। इसके पहले जो थे जी, लॉर्ड विलियम वेटिंग। हाँ बताए, गवर्नर जनरल कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, लेकिन वो किसके प्रसाद प्रेम, जैसे आज भी है, अगर कहा जाए राज्यपाल का जो पद होता है वो प्रसाद प्रेम किसके होता है? राष्ट्रपति के। तो ये भी क्या था, मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, ध्यान शायद आपने नहीं दिया। एक प्रश्न आया था कि क्या गवर्नर जनरल कार्यकाल निर्धारित? जी नहीं, वो क्या होता था, जो ब्रिटिश संसद होती थी ये उसके अधीन काम करते थे। अगर उनको लगता है कि उनको जो ज्यादा पैसा दे रहा है, जो उनको ज्यादा लाभ पहुंचा रहा है, उन्हीं को रखते थे। अगर जिनसे लाभ ज्यादा होता है, जिनसे कम होता है, उन्हें बदल देते थे। अभी आपने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर बना, वो 1772 से 1785 में उससे क्या किया गया, महाभियोग चलाया गया उस पर। बाद में बरी भी होता है, लेकिन काफी दिनों तक उसे, ध्यान दीजिएगा, हम आगे पढ़ते हैं। क्लास में बात मत करिए, आराम से पढ़िए, वरना आप लोग यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के बारे में बहुत विशेष कुछ नहीं था, ये 36 से 42 तक था। इसके कार्य क्या क्या थे? इसे कंपनी के रणजीत सिंह तथा शाहशुजा के मध्य त्रिदलीय संधि कराया। ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ। इसके समय में 1838 ही, कुछ किताब में आपको मिल जाएगा 1838 से 42। फिर 1839 कोलकाता के ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक। दूसरी बात यहां पर, गवर्नर जनरल के अलावा अगर किसी टॉपिक प्रश्न पूछना है तो भैया क्लास खत्म हो जाएगी, अंत में पूछिएगा, उसके लिए आपके लिए अलग क्लास चलती है। यहां पर केवल फोकस आपके सिलेक्शन पर है। यहां पर एक बात और जानते रहिएगा कि ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनाया था? राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगला, लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो है, या एलन बरो है, ये 1842 से 44, 2 साल तक थे। इन्होंने क्या किया, सिंध का विलय, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय चार्ल्स नेपियर द्वारा, किसके द्वारा हुआ था? 1843 में हुआ था, 1843 में। किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनका नाम जानते हो ठीक है, नहीं जानते तो मैं लिखवा दे रहा हूं, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। चार्ल्स नेपियर के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन कब? 1843 में। यह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। क्या आपने इसको बताया सभी लोगों ने कि नहीं? चलिए चलते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ। इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि लॉर्ड एनोबरो से दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था, कब? 1843 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुशल अकर्णता की नीति के लिए विख्यात है। शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है, शेरशाह सूरी इसका सही जवाब है। चलिए अगला है आपके सामने लॉर्ड हार्डिंग। ये 1844 से 1848 तक है। लॉर्ड हार्डिंग क्या थे? ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय हुआ था। ये लाहौर की संधि 1846 में। सामाजिक सुधार जैसे बालक बालिका हत्या, नरबलि प्रलोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नरबलि का अंत इन्होंने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बालिका हत्या, बालिका हत्या पर रोक, इनके बहुत ही प्रमुख कार्य हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय बालिका हत्या पर रोक, नरबलि का अंत किया गया था, जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 और 46 में। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि कब हुई थी? 1843 में। कब हुई थी? 1843 में, जो आपकी परीक्षा के लिए था, मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा जिसको साफ नहीं दिख रहा है वह यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले। वीडियो पूर्ण रूपेण आपको HD में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से HD में।
अब लाल डलहौजी, पहचान रहे हैं लाल डलहौजी, यही है। बहुत काम करके गया था ये, आज भी हम इसे याद करते हैं। कोरोना काल में तो बेचारा सबसे ज़्यादा याद आया। ठीक, सबसे ज़्यादा याद आया। क्यों आया, देखते हैं हम लोग कि बेचारा कोरोना काल में क्यों आया। पहली बात तो लाल डलहौजी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। ये 1848 से 56 तक था। ये 8 सालों तक रहा, लेकिन इन 8 सालों के बीच, इसने इतने ऐसे काम किए, इतने खतरनाक काम किए कि आज तक हम इसे याद करते हैं। आइए जानते हैं क्यों और कैसे हुआ। ब्लॉक लेटर लॉक रहता है, आप में भी कोई करेगा तो लॉक हो जाएगा, वो शो नहीं होगा, चाहे जिस पे करेंगे किसी भी चैनल पर, उसको यहाँ पे मांगता है शो कराने के लिए। देखिए, कोई भी ऐसा आएगा तो कौन वर्ड कहते हैं उसे ना, उसके अंतर्गत वो उसे ब्लॉक रखता है। आया ना, तो चाहे जिसकी भी, जैसे आप लाइव क्लास चलेगा कोई डालेगा तो यही कंडीशन आएगा वहां पे भी। लाट डलहौजी के समय में ध्यान दीजिएगा 1848 से 56 तक रहा है। इसने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया। लाट डलहौजी जो है ये क्या किया, सबसे बड़ी बात यह है, इसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने सेना का मुख्यालय शिमला में बनवाया और सार्वजनिक विभाग की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज भी हमारे देश में है, सार्वजनिक विभाग की स्थापना किया, साम्राज्य का विस्तार किया। भारतीय नागरिक हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार इसने प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराया, जो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हां, पेंगू लोअर वर्मा का भारत में इसने विलय किया। व्यपगत सिद्धांत महत्वपूर्ण है, इसके लिए व्यपगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है। जी हां, रट लीजिएगा, यहां पे देखिए व्यपगत सिद्धांत, इसके लिए ये जाना जाता है। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाला प्रथम राज्य जो था वो क्या था, सतारा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, सतारा पहला राज्य था जो व्यपगत नीति के तहत मिलाया गया था 1848 में। फिर जैतपुर है, जी हां, जैतपुर और संभलपुर ये 1849 में। दोनों बघाट की अगर हम बात करें तो बघाट 1850 में, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 84। इसका क्रम पूछता है मिलान करने के लिए, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा। जी हां, इसे स्क्रीनशॉट रखिएगा क्योंकि परीक्षा में क्रम पूछता है कि सबसे पहले सतारा, जैतपुरा, संबलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54। मतलब ऐसे आपको याद करना है, नहीं तो फिर आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कहां पे दिक्कत हो सकती है। इसने भारत में डाक तार रेलवे की शुरुआत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाक तार रेलवे, लाट डलहौजी को तीनों का जनक माना जाता है भारत में। डाक तार रेलवे, आज भी डाक चल रहा है, तार को हाल ही में बंद किया गया, रेलवे चल रहा है, जो पूरे भारत की परिवहन व्यवस्था के रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, डाक तार रेलवे। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं जो आप लोग जानते हैं। इसने डाक तार रेलवे की शुरुआत की। अगर हम देखें कब शुरू की, तो जी हां, पहली रेल इसने चलवाई थी। तो पहली रेल कब, किस समय, कहां से कहां चली थी, उसका इंजन का नाम क्या था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन की स्थापना करना, शिक्षा संबंधित वुड का डिस्पैच। एक प्रश्न आता है कि जो वुड का डिस्पैच था वो किसने लागू किया, तो जो वुड का डिस्पैच था उसे लाट डलहौजी ने लागू किया। जी हां, एकदम रट लीजिएगा। भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच। जी हां, बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह लाइव क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। लाट डलहौजी के लिए 3 बातें। डाक तार रेलवे, पहली रेलवे 1653 में चलाई, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया। क्या किया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाक टिकट की प्रचलन इसने क्या किया था, शुरू किया था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1854 में, रट लीजिएगा सभी साथी। स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की, जैसा मैंने भी आपको बताया। इसने क्या किया था, सार्वजनिक विभाग की स्थापना की थी। नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का विलय, ये इंपॉर्टेंट है। अवध का विलय
अगर हम देखें तो यहाँ सिख युद्ध हुआ, अभी आगे देखेंगे। अवध का जो विलय कुशासन का था इसने 1856 में किया। वुड के डिस्पैच का गठन 1854 में करता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत करता है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1850 में इसने सिक्किम का विलय किया। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। इसने गंगा नहर खोदा गया 1854 में, इसे गंगा नहर खोल दिया। खोला, कब खोला? 54 में, 1854 में इसने क्या किया? गंगा नहर खोल दिया। ठीक है। उसके बाद लोक निर्माण विभाग का स्थापना की, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये सारे परीक्षा वाले हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। कब लाया? 1856 में। ठीक है। पेशवा पेंशन की समाप्ति की, पेशवा पेंशन की समाप्ति 1853। तो ये सारे काम इसने किए। इसके अलावा आपके परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैं पूरा आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो यहां से सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसने सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है इसके तहत उसने विलय किया। सतारा 1848 पहला, जैतपुरा और संभलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 1853, नागपुर 54। और इसने डाकतार रेलवे की शुरुआत की। स्वतंत्र विभाग के रूप में इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। यहां से ये सारी चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया। गंगा नहर इसने खोला 1854 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। पेशवा पेंशन समाप्ति 1853 में। ये आपको रट्टा मारना है। वुड का डिस्पैच, वुड डिस्पैच गठन, ये भी लिख लीजिएगा। वुड डिस्पैच गठन कब किया गया? कोई बता सकता है? 1854 में। वुड डिस्पैच गठन 1854 में किया। तो ये क्रम आपके जो है परीक्षा के लिए है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगले प्रश्न की सिलेक्शन लेना तो रटना होगा, पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। बाकी आपकी इच्छा, जो आपको बेहतर लगे। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं, मेहनत करने से होगी। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग की दो चीजें हमें जो पढ़ना है। लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नियुक्त अंतिम गवर्नर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और यह भारत का प्रथम वायसराय था। एक प्रश्न आपका ये पूछेगा, दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में ये पूछेगा। माने दो प्रश्न आपके सामने हैं। कब कब था दोनों? एक 1856 से 57। ये कब से कब था? 1856 से 57 था और ये 1857 से 1862 तक था। तो दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 58 हो जाता है ना, 58 से 62। ये दोनों बातें याद रखिएगा, वरना परीक्षा में आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो लोग रेस के घोड़े हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार भारत का अंतिम गवर्नर जनरल 1856 से 57 तक कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 क्या हुई थी? कि क्रांति हुई थी। रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन्हीं के समय में हुआ था। 1856 में इन्होंने क्या किया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। कब? अंतिम गवर्नर जनरल के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। उसके बाद भारत के वायसराय पहले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भारत के पहले वायसराय भी बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं इनके वायसराय के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। इन्होंने क्या किया कि जब 1858 में, जब ये 1858 में भारत के पहले वायसराय बनाकर भेजे गए, तो क्योंकि उस समय थे ही, बस इन्हें पद बदल दिया गया, इन्हें पद दिया गया वायसराय का। पहले क्या थे? ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे, इसको यहाँ पे पद बदल दिया जाता है। फिर इसके बाद ये भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। ये व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक पढ़ा था कि व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी लागू करता है, लेकिन समाप्त करने का काम लॉर्ड कैनिंग करते हैं 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। और इसके बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी का शासन समाप्त करके शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथ में चला जाता है और वहीं से लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय घोषित किया जाता है। इसने व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त किया। 1861 में
मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1861 में इसने पोर्ट पोलियो प्रणाली लागू की। 1861 में पोर्ट पोलियो प्रणाली इसने क्या किया, लागू किया। भारतीय दंड संहिता, जी हां, जो आज भी हमारे कानून की रीढ़ की हड्डी है। जैसे आप जानते होंगे, कुछ लोग को पता होगा, धारा और अनुच्छेद में अंतर पता है? धारा और अनुच्छेद में, धारा और अनुच्छेद में अंतर आपको पता है? जी हां, भारतीय दंड संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आईपीसी कहते हैं, इंडियन पैनल कोड 1858 तथा सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859, इसने ही शुरुआत की थी। 1853 के बाद, क्रांति के बाद कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में इसने नए विश्वविद्यालय खोले। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में होता है। नागरिक विधि संहिता 1861 में लाता है, जो आज भी मान्य है। भारतीय शासन अधिनियम 1861 लाता है, जो आज भी रीढ़ की हड्डी है। मतलब इसके कार्य आज भी हमारे देश में लागू हैं। लॉर्ड कैनिंग इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत मुंबई, कोलकाता, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। जी हां, कब? 1857, क्रांति के बाद। हम आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे से मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आपके लिए चल रहा है, देश हित में, राष्ट्र हित में। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा, इसने क्या किया, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित करके पोर्ट पोलियो प्रणाली लागू की। 56 में विधवा विवाह अधिनियम लाया। तो मैंने आपको पूरा बताया, क्या क्या बताया मैंने। नागरिक विधि संहिता लाता है। देखिए, भारतीय दंड संहिता, इसके समय क्या क्या आया था? भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, ये 1858 में आया था। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता, लिखना लीजिएगा, सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 59 में आया था। भारतीय शासन अधिनियम 61 में आया था। नागरिक विधि संहिता 1861 में आया था। ये लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। ये चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा यहां पर, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक। चलते हैं अगला, लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड एलिगन जो था, इसके बारे में थोड़ी बातें हम लोग और आप लोग जान लेते हैं। लॉर्ड एलिगन, अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पुलिस विभाग का गठन किया था, आज भी लागू है। पुलिस विभाग, पुलिस विभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1861। पुलिस विभाग की स्थापना कब की थी? 1861 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुलिस का विभाग 1861 में। आज भी लॉर्ड कैनिंग की प्रक्रिया पुलिस में, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे जो, आज भी वो लागू है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट परीक्षा वाले प्रश्न है। लॉर्ड एलिगन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। लॉर्ड एलिगन जो था, ये 1862, लॉर्ड एलिगन प्रथम, याद रखिएगा क्योंकि द्वितीय भी मिलेगा ना। लॉर्ड एलिगन प्रथम 1862 से 63 तक था। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया, बहावी आंदोलन का दमन किया। इसकी मृत्यु भारत में होती है, इसकी मृत्यु जो होती है भारत में होती है। कब होती है? 1863 में, 1863 में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? लॉर्ड एलिगन फर्स्ट की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड ऑरेंज। लॉर्ड ऑरेंज से भी परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। देखिए, लॉर्ड ऑरेंज के बारे में अगर हम बात करें, ये 1864 से 69 तक था, ये लगभग 5 साल तक था। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर लॉर्ड ऑरेंज की बात करें, इसके प्रमुख कार्य मैं लिखवा दे रहा हूं। इसका पहला क्या था? भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत करना। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसे घेरे की नीति, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेस का प्रतिपादक कहा जाता है। जी हां, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेस, घेरे की नीति, घेरे की नीति, मतलब द पॉलिसी ऑफ रिंग फेस का प्रतिपादक माना जाता है। और यह 1865 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत करता है। और हैरी कैम्बेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का ये गठन करता है, ठीक। उड़ीसा 1866, राजपुताना तथा बुंदेलखंड में यह अकाल पड़ता है। भूटान के युद्ध में पराजित होता है। इसने भूटान की, युद्ध में पराजित, भूटान को पराजित करता है, ठीक है। भूटान को युद्ध में पराजित करता है। व्यापक पैमाने पर रेलवे तथा नहरों का निर्माण कराता है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? व्यापक पैमाने पर यह नहर का निर्माण कराता है, व्यापक पैमाने पर रेलवे का निर्माण कराता है। कौन? लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं लॉर्ड मेयो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मेयो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, रट लीजिए, क्योंकि अब की बार एक सेट हमारे कहने से नहीं, मेहनत करने से होगी।
लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली बात जो आपको पता होगा कि पहली बार जनगणना हुई थी। जी हां, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। ये 1869 से 72 तक था। ये सबसे बड़ी बात है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, जबकि 10 की जनगणना हम आगे रिपन के समय हुई थी। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज और कृषि विभाग किसने स्थापना किया? भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि लॉर्ड मेयो ने भारत में, जी हां, लॉर्ड मेयो ने भारत में सबसे पहला सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की, केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व के बंटवारों की नई प्रणाली की शुभारंभ 1871 में करता है, राज्यों में रेलवे की शुभारंभ करता है, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण करता है, और एक अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में हत्या की थी। 1872 में इनकी हत्या भी होती है। अफगान ने पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या करता है 1872 में। ठीक है, चाहे तो आप इसके कार्य को लिख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आपके ऊपर है। चाहे तो बाद में इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक एक करके लिख लीजिएगा। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से परीक्षा में 2 प्रश्न आपके जरूर आते हैं। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये 1872 से 76 तक थे, मतलब लगभग 4 साल। इनके कई कार्य हैं। पंजाब में कूका आंदोलन, प्रश्न आता है कूका आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1872 में। ठीक, इनके आते ही कूका होता है। बिहार में अकाल इनके समय पड़ा 73 में, बिहार में काल 73 में। सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। इन्होंने जहां पे 10,000 रुपए का दान भी दिया था। किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है तो पूछ सकता है, इनके इससे ज्यादा काम नहीं है। अगला आपके सामने लॉर्ड लिटन, 76 से 80 तक, 1876 से 1880 तक। इनके बारे में बहुत चीजें हैं। इनको ओवेन मेरिथिडीज नाम से कविता लिखता था। इनको ओवेन मेरिथिडीज नाम से कविता लिखता था। दिल्ली दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इन्होंने किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इन्होंने किया था। महारानी विक्टोरिया का कैसर हिंद की उपाधि दिया था। सिविल सेवा में जो उम्र थी 21 वर्ष से कम कर कर ये 19 वर्ष कर दिया था, ताकि भारतीयों का चयन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न हो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निर्माण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में इसने लागू किया था। इंडियन आर्म एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1878 इसने लाया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 78 से 80 तक हुआ था। अलीगढ़ में एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किया गया। 1 जनवरी 77 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसर हिंद की उपाधि किसके समय दी गई? लॉर्ड लिटन के समय दी गई। कब दी गई? दिल्ली दरबार में। कब? 1 जनवरी 1877 में। क्लियर हो रहा है सबका कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई। ठीक, अकाल आयोग क्या की गई? यहां पर स्थापना की गई। क्लियर? किसी कोई डाउट, कोई समस्या है तो पूछ सकता है। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। सिविल सेवा उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष किया था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले की तरफ। लॉर्ड रिपन, इनके लिए भी कई चीजें हैं जो परीक्षा में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को आपको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, ताकि परीक्षा हाल में आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। लॉर्ड रिपन ये 1880 से 84 तक था। इसके 4 प्रमुख कार्य हैं जो परीक्षा में आते हैं। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थायी स्वशासन की शुरुआत। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत ये करता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया जाता है। वहां निर्माण करते हैं लॉर्ड लिटन, और रिपन समाप्त कर देता है। निर्माण होता है 78 में, और जब समाप्त होता है कब? 82 में। समाप्त कब होता है? 1882 में। 78 में निर्माण होता है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया जाता है। इलवर्ट विधेयक लाया जाता है। इस विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा शोध विद्रोह किया जाता है। 10 की जनगणना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 की जनगणना
1881 से इन्हीं के समय शुरू की जाती है, जो आज तक चालू है। सोचिए, कुछ अंग्रेजों के समय के हैं। उसके साथ साथ इल्बर्ट बिल विवाद, लिख लीजिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल 1885। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना होती है, इन्हीं के समय हुई थी 1881 में। अस्थायी स्वशासन 1882 में, आज भी चालू है। लॉर्ड रिपन के समय अस्थायी स्वशासन शुरू हुआ था भारत। हंटर आयोग का गठन होता है शिक्षा के क्षेत्र में। हंटर आयोग, हंटर आयोग कब गठित होता? 1800, किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में है। हंटर आयोग संबंध किससे? शिक्षा के क्षेत्र से। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, द ड्यूटी ऑफ एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पुस्तक थी, द ड्यूटी ऑफ एज, इस युग का कर्तव्य, इन्होंने पुस्तक लिखा था। इनका महत्वपूर्ण कथन था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। कार्यकाल से पहले ये त्यागपत्र दे देते हैं। भारत के उद्धारक की उपाधि, मतलब इन्होंने भारत के उद्धार की बात की, इन्हें भारत के उद्धारक के रूप में भी जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विधेयक लाया गया। इस विधेयक के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा श्वेत विद्रोह शुरू किया गया। इल्बर्ट बिल विवाद 1885। ये मिलान करने के लिए आता है, ठीक, द ड्यूटी ऑफ एज, इस युग का कर्तव्य। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी साथी, स्टेटस पे डाल दीजिए अपने, अगर फेसबुक दे रहे फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। पैसे नहीं करते आप, लोगों तो पहुंचता है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड डफरिन, अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन, इसने 1884 से 88 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर दिया गया। इसके शासनकाल में बंगाल टेनेसी, अवर टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट पारित किया गया 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में, आगे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पढ़ेंगे हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ना है। इसके पहले सचिव कौन थे, अध्यक्ष पहले कौन थे, उसका निर्माण किसने कराया था, पहली बैठक कहाँ हुई थी, कितने लोग उसमें उपस्थित थे, ये सभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वह इस टॉपिक से इतर है, इसलिए उस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लॉर्ड डफरिन के बारे में 3 बातें थी, तीनों मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा अगर कोई प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछेगा, सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। किताबों में चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कई किताबों में मिलेंगी, एकल किताब में नहीं मिलना है, ठीक। लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन के बारे में बात करते हैं। ये 1888 से 1905 तक, 1888 से 1905 तक। कार्य इसका क्या है? दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लाया गया। लैंसडाउन ने भारत परिषद अधिनियम 1892 तथा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। मणिपुर विद्रोह इसके समय हुआ था। मणिपुर विद्रोह 1891 में। तिलक द्वारा गणपति उत्सव की घोषणा की गई थी इसी समय। गणपति उत्सव, गणपति उत्सव 1893 किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया का स्थापना 1893 में इसने किया। तो इसके ऐसे कार्य थे जो मैंने आपको बता दिया, जो कॉपी में हम नोट डाउन कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? मैं बढ़ता हूं अगले की तरफ, यहां से ये लिख लीजिएगा। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ इन्होंने किया। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ इन्होंने किया। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम यही लाते हैं 1891 में। तिलक द्वारा गणपति उत्सव यहीं पे शुरू की जाती है। शिवाजी उत्सव कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन के पहले एक व्यक्ति और आता है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। देखिए, लॉर्ड कर्जन के बाद अगर हम यहाँ पे देख लें अगला, जैसे 24 है, हम मान लेते हैं 24A, 24 का इसका नाम है लॉर्ड एलिगन द्वितीय। लॉर्ड, लिख लीजिएगा आप सभी लोग, एलिगन द्वितीय।
94 से 99 तक था। 1894 से 1899 तक था। इसमें क्या किया इसने? सीमांत प्रदेश में विद्रोह, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन, अकाल राहत संबंधी लायल आयोग का गठन, और मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल, बंबई में प्लेग, इसी के समय बंबई में प्लेग फैला था। प्लेग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के समय फैला हुआ था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी चापेकर बंधु द्वारा। पूना में दो अंग्रेजी अधिकारियों को रैन और आर्यस्ट की हत्या 1857 इसी के समय हुई थी। और यहां पर तिलक जी द्वारा शिवाजी उत्सव शुरू किया गया। कौन सा उत्सव? शिवाजी उत्सव, 1895। किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसलिए बता दिया। इसका प्रमुख कथन अगर देखेंगे तो भारत को तलवार के बल पर विजित नहीं किया जा सकता, तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां से? चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन, अब यहां पे हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में, ये 1899 से 1905 तक था। इसने बहुत सारे काम भारत में किए। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो मैं एक एक क्रम से बोलता चलूंगा, वो लिखते चलिएगा, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण आपके लिए शुरू होगा। लॉर्ड कर्जन, ये फोटो तो दिख ही रही सबकी, एक करके देख रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1899 से 1905 तक था। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। मोस्ट बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में, दो कौन से समय होता है? बंगाल विभाजन 1905 में, स्वदेशी आंदोलन इसी समय होता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाता है। इसी समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया जाता है। इसके अलावा 1901 में सिंचाई आयोग स्थापित करता है। भारतीय रेलवे लाइन का निर्माण कराता है। कागज के नोट शुरू करता है। कर्जन कीचनर विवाद शुरू होता है। 1905 में बंगाल विभाजन आता है। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन 1902 में होता है। मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठन किया जाता है 1900 में सन। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में करता है। पुलिस सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन लाता है, मैंने बताया। कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति करता है। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना करता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान लाता है। भारत में सहकारिता का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को भारत में सहकारिता का जनक माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को दूसरा औरंगजेब कहा इसने। लॉर्ड कर्जन ने गोपाल कृष्ण गोखले को औरंगजेब कहा, दूसरा औरंगजेब कहा। सरकारी उदार समिति अधिनियम 1904 में लाता है। तो इसने कई ऐसे काम किए। सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने कराया। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो परीक्षा में आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? अब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के बारे में जान लीजिएगा। ये 1905 से 1910 तक था। उसने पहला मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन होता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। माने मार्ले मिंटो सुधार को हम भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सभी लोग ये बात जानते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा वाली प्रश्न है ये। इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं मार्ले मिंटो को। इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला। इसके द्वारा क्या होता है? मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन। मार्ले मिंटो सुधार के बाद तिलक को 6 वर्ष का कारावास होता है। खुदीराम बोस को फांसी होती है। तिलक को कारावास होता है कब? 1908 में। 1908 में तिलक को कारावास होता है। तिलक को कारावास कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए कारावास होता है। खुदीराम बोस को फांसी होती है इसी समय। खुदीराम
राम बोस को फांसी होती है। आंग्ल रूसी मित्रता संधि होती है 1907 में। तो यहां से आपके प्रश्न इससे ज्यादा बाहर नहीं आएंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का शुरुआत कब की गई थी? पार्लियामेंट्री सुधार 1909, इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आपकी क्लास होगी। बस आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चाहे इसे लाइव देख रहे हैं चाहे इसे बाद में देखें, जब भी देखेंगे वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, हो सके तो स्टेटस पर भी इसे जगह देंगे। अगला आपके सामने है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जी हां, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय हैं, इनके बारे में 1910 से 16 तक थे। ये 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत में आगमन हुआ। किसका? जॉर्ज पंचम का आगमन। यहीं से क्या होता है, जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है और 1911 में दिल्ली दरबार बनाई जाती है और 1912 में 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। दिल्ली राजधानी बनी। कहां से आई? कोलकाता से। कोलकाता राजधानी कहां? दिल्ली आती है। कब? 1912 में। विभाजन को रद्द किया गया, यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना की गई। कब की गई? अभी मैंने बताया जस्ट आपको। हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया? अब आप बताएंगे नहीं। 1915 में ना, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी हिंदू महासभा की स्थापना यहां पर की जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पे गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं। इन्हीं के शासनकाल में गांधी जी भारत आते हैं। भारत आगमन होता है गांधी जी का। कहां से? अफ्रीका से। कब? 1915 में। इन्हीं के समय में गांधी भारत आते हैं। फिरोज शाह मेहता तथा गोखले की मृत्यु होती है इसी समय। फिरोज शाह मेहता होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, 1915 मृत्यु होती है। गांधी जी अफ्रीका से भारत आते हैं। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ना उसकी शुरुआत होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में बम फेंका जाता है। 23 दिसंबर को लॉर्ड हार्डिंग पर, 23 दिसंबर 1912 पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। क्या भाई? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक, इसके मन अलावा कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। ठीक है, अगला है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में इनके समय हुई थी। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलाधिपति बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बनाया गया। ठीक है, अगला लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आप तो देख ही रहे होंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, यहाँ पे चित्र उसका दिख रहा है। ठीक, नहीं दिख रहा है? बताइए जल्दी से। चेम्सफोर्ड का चित्र आप लोग को दिख रहा है ना बगल में, कि नहीं दिख रहा है? बताइए। देखिए 1916 से 1921 में, 1916 से 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां पर मुस्लिम लीग के साथ समझौता संपन्न हुआ। यह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1916 में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह इंपॉर्टेंट है। यहां पे कांग्रेस को पुनः एकीकरण किया जाता है 1916 में ही। 1917 पर सैंडल आयोग की नियुक्ति की जाती है। शिक्षा पर सैडलर आयोग, यहां पे सैडलर आयोग होता है, इसका नाम सैडलर आयोग भी है।
इसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। फिर 17 में ही क्या होता है? 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट, इसे काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट लाया गया 1919 में, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे काला कानून कहते हैं, बताइएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यहां पे गठबंधन होता है, तृतीय आंग्ल युद्ध होता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है? कोई कमेंट करके बता सकता है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। दोनों की शुरुआत एक साथ हुई थी, इन दोनों की शुरुआत एक साथ हुई थी, खिलाफत की और असहयोग की, आगे पीछे हुआ था। इसके अलावा भी इसके समय हुआ था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, अभी जो पर हमने लिखा 1916 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की जाती है, कौन सा? लिख लीजिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917 में किया गया। भारत सरकार अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम आता है, कब आता है किसी को पता है? 1919 लागू होता है, सीधा जान लीजिएगा, लागू होने का काम होता है यहाँ पे। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में होती है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में होती है। पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 में बनाए जाते हैं। बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है। बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है। जी हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिए, हो सके तो लिख लीजिएगा बीएचयू की स्थापना किसने किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि बीएचयू की स्थापना किसने किया था। बताइए जल्दी से कि बीएचयू की स्थापना किसने किया था। सभी साथी कमेंट कर बताएं। चलिए चलते हैं तब लॉर्ड रीडिंग की तरफ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक थे। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब होता है किसी को पता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 5 फरवरी 1922, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, असहयोग आंदोलन इनके समय में वापस लिया जाता है। दिसंबर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना होता है। दूसरा यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है 1923 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1921 में होता है। 1921 में ही मोपला विद्रोह होता है, 1921 में ही मोपला विद्रोह होता है। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। काकोरी कांड इंपॉर्टेंट है, काकोरी कांड कब होता है? ट्रेन डकैती है 1925 में, ट्रेन डकैती 1925 में, काकोरी कांड। अखिल भारतीय साम्यवादी दल गठन 1924 में होता है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 26 में होती है। दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं 23 से 25 तक, 2 सालों तक। अक्टूबर 1920 में एम एन राय के नेतृत्व में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। एम एन राय द्वारा अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 में किया जाता है। ठीक, तो यहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
चलिए चलते हैं आगे लॉर्ड इरविल की तरफ। देखिए अगर लॉर्ड इरविल की बात करें तो ये 1926 से 31 तक थे। इनके कई कार्य हुए थे। इन्होंने देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति बनाई थी। बटलर समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बटलर समिति। देखिए इनके यहाँ दो काम यहाँ पे भी है, बटलर समिति लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था, बटलर समिति बनाई थी। बटलर कब, 1927 में। बटलर समिति क्या थी, देशी रियासतों के संबंध में इसकी नियुक्ति की थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। यहीं पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट आती है यहीं पर, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू 1928 मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी इरविल समझौता, इरविल, ये सब परीक्षा वाले प्रश्न आजकल मिलान करने के लिए आता है। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। जतिन दास 24 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। और लंदन का पहला गोलमेज सम्मेलन होता 1930 में। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? भाई सिलेक्शन लेना है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहीं से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी जरूर कमेंट करिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहां हुआ था, लंदन में। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा वाले हैं। शारदा अधिनियम यहीं पर आया था, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम कब आया था, 1929 में। ठीक है, 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम भी फेंका था। चलते हैं अगले प्रश्न, अगले के तरफ। ठीक है, चलते हैं। यार सरकारी नौकरी करने में 2 प्रश्न यहां से फिक्स आएंगे। अगर आज की क्लास आपने पढ़ लिया तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। उसके बाद खूब बतियाइएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि अब की बार एक हमार शारदा का संबंध किससे था, जरा कमेंट करके बताइए कोई। शारदा का संबंध किससे था? सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथी, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, नोट्स आपको उपलब्ध है। ऑफिस का नंबर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन, ये 1931 से 36 तक था। इसके कार्य क्या थे? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, जो इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1931 में। प्रथम कब हुआ था? अभी ऊपर मैंने बताया 1930 में। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इसी समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। तो जरा कमेंट कर बताइएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1915 में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करता है। 1932 कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। 1932 में सामुदायिक अधिनियम के विरुद्ध गांधी और अम्बेडकर भी समझौता होता है। यहां पर एक गठन होता है बेरोजगारी संपूर्ण आयोग का गठन। इनके सामने है बेरोजगारी
पर कौन सा आयोग? संपूर्ण आयोग। आयोग का गठन होता है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तिथि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताइए? 1932। म्यांमार को यहीं पे अलग करते हैं, इसी समय भारत म्यांमार से अलग होता है। म्यांमार का अलगाव या पृथक्करण भी कह सकते हैं आप, चाहे अलगाव कहिए चाहे पृथक्करण कहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड लिनिथगो के बारे में अब खत्म होने का गार पा चुका है, थोड़ा धैर्य रखिए 5 उसके बाद आप अपने सवाल। लिनिथगो की बात करें 1936 से 43 तक थे ये। 1 दिसंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इनके शासनकाल में होती है। सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939 को ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया जाता है 1939 में। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान की मांग की थी। 18 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगस्त 8 अगस्त है, सॉरी इसे 8 अगस्त कर लीजिएगा, 8 अगस्त, इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलती से हो गया था। 8 अगस्त को 1940 को प्रस्ताव लाया गया था, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से कहते हैं। ठीक है, और इसी दिन फिर आगे चलते 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होती है। मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। कृष्ण मिशन कब आता है कोई बताए? कृष्ण मिशन भारत में 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती है। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत होती है यहाँ पर, ये 8 अगस्त 1937 में चुनाव कराए जाते हैं। 1937 में क्या होता है? स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं। किसके बीच? 36-37 में। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए प्रथम आम निर्वाचन होता है। पहली बार प्रथम आम निर्वाचन होता है, प्रथम आम निर्वाचन होता है 1936-37 के बीच। कांग्रेस की त्रिपुरी संकट यहां पर आती है। कांग्रेस की त्रिपुरी संकट यहां पर आती है। धन निकासी पर वेलवी का गठन होता है। धन निकासी पर वेलवी आयोग का गठन होता है। आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन करो और जाओ का नारा मार्च 1944 में दिया गया। विभाजन करो, विभाजन करो और जाओ का नारा 1944 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने कहा भी विभाजन करो और जाओ 1944 में। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे परीक्षा में कोई आएगा। ठीक, तो यहां पे क्या क्या की पॉइंट हमें मिला? लाल निथगो के समय में सबसे पहले क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहीं से होती है। अगस्त प्रस्ताव यहीं से आता है। मुस्लिम लीग में पाकिस्तान अधिवेशन की मांग करता है। कहीं कहीं जो यहाँ पर मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन आता है 1940 में कि पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। ठीक है, ठीक। दूसरी बात, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की यहीं पे शुरुआत होती है। किप्सन मिशन और स्वतंत्र जो पहली बार प्रथम आम निर्वाचन कराया जाता है प्रांतों के उत्तरदायी सरकार के गठन करने के लिए। तो यहां पर ये प्रश्न ऐसे थे जो आपको मैंने परीक्षा दिया। धन निकासी पर वेलवी आयोग का गठन किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत 8 अगस्त 1942 से। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के बारे में भी हम लोग थोड़ी बातें जान लेते हैं। लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 तक थे।
क्योंकि यहीं से अब परीक्षा में प्रश्न आता है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, आज़ादी के बाद भारत पढ़ेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये 44-47 तक कहीं कहीं मिल जाता है, ये 1944 से 47, कहीं 43 से 47। इनके समय 1945 में शिमला समझौता का आयोजन किया गया। कैबिनेट मिशन भारत आगमन हुआ 1946 में। कैबिनेट भारत कब आया? मार्च 1946 में। मार्च 19 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत के स्वतंत्रता के संबंध में इन्हीं के समय घोषणा करते हैं। ठीक, अंतरिम सरकार बनती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इनके समय में अंतरिम सरकार का गठन होता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिम सरकार का गठन इन्हीं के समय होता है, 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। कैबिनेट मिशन भारत है तो लिख लिए। यहीं पर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यह भी 1946 में ही है। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा की पहली बैठक इन्हीं के समय होती है। सभा की पहली और दूसरी बैठक इन्हीं के समय होती है। संविधान सभा की पहली बैठक, पहली बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था और यही था ये अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा चुने जाते हैं। 2 दिनों के बाद पुनः होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं और वो संविधान के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक भारतीय संविधान के अध्यक्ष रहते हैं। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर प्रस्ताव रखते हैं, उद्देशिका का प्रस्ताव सामने रखा जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे जो लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, मुंबई में नौसेना का विद्रोह इनके समय हुआ था। संविधान सभा की पहली दूसरी बैठक इन्हीं के समय हुई थी। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार गठन सितंबर 1946 को करते हैं। नेहरू जी के नेतृत्व में जो अंतिम सरकार गठित होती है वो 2 सितंबर 1946 को होती है। ठीक है, अंतरिम सरकार गठन नेहरू के नेतृत्व में। कैबिनेट अंतरिम सरकार गठित होती है। शिमला आयोजन 1945 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध भी यहीं पे समाप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में युद्ध का समापन 1945 में। यहीं पर अमेरिका जापान पर परमाणु हमला करता है। दोनों हमला आप लोग को पता ही होगा। ठीक, बस खत्म होने वाला है। 2 मिनट की क्लास और आपकी है, तो 3 मिनट की। अब लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के पहले हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन पढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ये मार्च 1947 से 1948 तक रहे। इनके बारे में जान लीजिएगा। 3 जून योजना द्वारा भारत का विभाजन घोषणा ये करते हैं। भारत की विभाजन घोषणा 1947 में ये करते हैं। विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन करते हैं। रेड क्लिफ आयोग का गठन करते हैं, जो भारत और पाकिस्तान का अलग अलग करती है। जनसंख्या के आधार पर बॉर्डर कमीशन बनाया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा एटली में ब्रिटिश संसद में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। एटली, इनका नाम था एटली। संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें 18 जुलाई ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पास कर दिया गया। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 3 जून 1947 को भारतीय विभाजन योजना घोषित होती है। 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया जाता है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्ना पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं 7 अगस्त 1947 को। मोहम्मद अली जिन्ना
7 अगस्त 1947 को अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहां से इनके से जो प्रश्न था मैंने बता दिया। इसके बाद राजगोपालाचारी आते हैं, जो आपके मैं लिखवा दे रहा हूं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब से कब आया? 1948 से 50 तक। यहां पे ये स्वतंत्र भारत के पहले वह अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रथम व अंतिम क्या थे? गवर्नर जनरल। यह आपके लिए महत्वपूर्ण जो था मैंने बता दिया। भारतीय संविधान का निर्माण इन्हीं के समय में तेजी से आगे बढ़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत में पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, और अंतिम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे वायसराय। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने पढ़ा दिया। इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप 6306344366 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लास के नोट्स आपको उपलब्ध हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है मेरे द्वारा, राष्ट्रहित में, देशहित में। यहाँ पर सभी साथी सभी क्लास के लिंक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ना मिले तो दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश का है। यहाँ पे कुछ प्रश्न मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ ओरली, जैसे बनास हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग को किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा कब बनाया था? 1781 में। लॉर्ड हेस्टिंग ने टेनेसी एक्ट कब लाया? तो 1822 में। गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस काल दोबारा 1805 में आता है। ठगी प्रथा किसने समाप्त किया? समाप्त किया था? कमेंट करके बताइए। ठगी प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। शिशु बालिका भत्ता किसने लगाया था? विलियम बेटिंग ने किया था। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 10 की जनगणना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा का स्थापना 81 में करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है। राजस्व बोर्ड का गठन कॉर्नवालिस समय में होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है कि आप पढ़ रहे हैं कहाँ। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसकी पीडीएफ ऑनलाइन क्लास वालों को सबको उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा सभी लोग।